श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौम्य गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 कार्बन में उसके यौगिक पढ़ रहे थे। हम नामकरण पढ़ रहे थे। नामकरण में अब है टॉपिक नंबर 8.31 एल्केन का नामकरण। अब एल्केन का नामकरण करने से पहले पहला एल्केन के नामकरण में एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र पहले आता है कि कोई यौगिक है वो एल्केन का है भी या नहीं, इसके लिए मैंने एक सामान्य सूत्र दिया गया। सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 मतलब CnH2n+2 मतलब ये है n जहां पर क्या है 1 2 3 4 यानी प्राकृत संख्या है। अब बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन से ये एल्केन बना है तो इनका अनुपात है ये n है तो हाइड्रोजन की संख्या इतनी होनी चाहिए। अब उदाहरण देखते हैं। जब n का मान रखा 1 तो क्या आएगा CH, इसमें मान रखना पड़ेगा 2n में, 2n+2 में एक मान रखेंगे 2 × 2 + 2 यानी 4 आ जाएगा 4। ये प्रथम सदस्य हो गया। क्या हो गया प्रथम सदस्य? किसका? एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य हो गया ये, इसे कहते हैं मीथेन। अब सेकंड सदस्य ज्ञात करने के लिए n बराबर 2 रखा तो क्या आएगा C2H। अब यहाँ पर n के बराबर 2 रखेंगे 2 × 2 + 2 यानी 4 + 2 यानी 6 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाए 6। ये दूसरा सदस्य हो गया सेकंड। इसका नाम है इथेन। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा n का मान 3 रखेंगे C3H8 मतलब 2 हाइड्रोजन की संख्या एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी जैसे ये समय बढ़ता जाएगा। अब हम इसकी संरचना सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। पहले का संरचना सूत्र ये हो गया, दूसरे का CH3 तीसरे का CH3 CH2 CH। मतलब इस समूह के मध्य ये समूह आ गए। अब चौथा है n बराबर 4 रखेंगे तो C4H10 हो गया। अब चौथा समूह है CH3 CH2 CH2 CH। चल एक CH2 और जोड़ दिया तो ये इसी प्रकार 5 का एक CH2 जुड़ जाएगा तो ये सदस्य हो गए। ये प्रथम सदस्य कितने भी सदस्य हो सकते हैं। ये प्रथम सदस्य पूछा जा सकता है। प्रथम सदस्य लेकिन का प्रथम सदस्य क्या उसका IUPAC नाम लिखिए। तो ये हमारा सामान्य सूत्र। अगर हमें कार्बन यौगिक दिया उसका ऐसा सामान्य सूत्र दिया है, ऐसे कार्बनों की संख्या इस अनुपात में है, इस सूत्र को फॉलो करती है तो वह एल्केन है, तो उसका नामकरण एल्केन के अनुसार करेंगे। अब दूसरी चीज हमारी आती है एल्केन। हाँ पहले पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन को क्या कहा गया है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा गया। एल्केन को क्या गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का अर्थ हमने पढ़ा वर्गीकरण में कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है सिंगल बॉन्ड्स है वो है। और एल्केन में क्या होता है? एल्केन में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। दोनों ही क्या है सिंगल यानी सिग्मा, दोनों सिंगल बंध है, इसलिए इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंगल बंध होने के कारण किसी प्रकार का कोई द्विबंध नहीं होता, पाई बंध नहीं होता। अब दूसरा है पैराफिन। एल्केन को पैराफिन यौगिक कहते हैं। पैराफिन यौगिक कहते हैं। क्यों? अब प्रश्न यही आएगा भाई क्यों कहते हैं? तो पैराफिन लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ है कम सक्रिय। कोई कम सक्रिय हो ना तो वो उसका अर्थ है पैराफिन। अब एल्केन में क्या है? सिंगल कार्बन सिंगल बंध और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बंध पाया जाता है। और कार्बन का आकार बहुत ही छोटा होता है और हाइड्रोजन का आकार भी छोटा होता है, इसलिए कार्बन और कार्बन के मध्य जो बंध बनता है सिग्मा सिंगल बंध वो काफी प्रबल होता है यानी मजबूत होता है। क्या होता है? प्रबल। अब मजबूत बंध है, कोई चीज मजबूत होगी उसे तोड़ना उतना ही कठिन कार्य होगा।
अब दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बनता है वो भी काफी मजबूत है क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा है। तो ये दोनों प्रबल हो गए यानी मजबूत बंध हो गया, मजबूत बंध हो गया तो इसे तोड़ना काफी कठिन हो गया। तो अब इसको तोड़ना कठिन हो गया तो ये क्रिया नहीं करेगा जब तक ये बंध नहीं टूटेगा कोई भी, तो ये क्रिया कैसे कर सकता है? बंध किसी भी रासायनिक क्रिया के लिए बंध का टूटना और बनना दोनों ही अनिवार्य है। जब पहले मतलब बंध बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन यहाँ पर ये काफी प्रबल होने के कारण, मजबूत होने के कारण ये बंध आसानी से नहीं टूटते, इसलिए क्या होते हैं? एल्केन क्या होते हैं? एल्केन कम सक्रिय होते हैं यानी कम रासायनिक क्रिया कम करते हैं। रासायनिक क्रिया क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया कहते हैं कम, यानी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही अभिक्रिया करते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? पैराफिन। पैराफिन क्यों कहते हैं? कम सक्रिय होने के कारण। संतृप्त हाइड्रोल बंध, क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल बंध पाया जाता है, किसी प्रकार का द्विबंध या त्रिबंध नहीं पाया जाता। कार्बन कार्बन के मध्य। अब आता है हमारा अगला नामकरण में लिखेंगे। नामकरण में क्या है इसका? अनुलग्न। अनुलग्न पूछा है, अनुलग्न क्या होता है? तो एल्केन का अनुलग्न होता है एन। एन होता है एन, एन एन अनुलग्न। अनुलग्न जो बाद में आए यानी प्रत्यय की तरह व्यवहार, यानी ये प्रत्यय एक तरीके से। अनुलग्न एक प्रत्यय नहीं, जो शब्द के बाद आए प्रत्यय अनुलग्न, जिससे इसकी पहचान हो जाए। जैसे एल्केन है, इसमें अंत में क्या एन है, एन और एन समान आएगा तो इसे पहचान हो जाएगी कि ये अनुलग्न। अब आते हैं हमारे नामकरण के नियम। एल्केन का नामकरण कैसे करें? नामकरण के नियम, नामकरण के नियम। अब नामकरण के नियम आते हैं, तो नियम नंबर प्रथम है, फर्स्ट क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। हमें एक संरचना दी जाएगी, संरचना सूत्र दिया जाएगा, उसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले क्या करें? लंबी कार्बन श्रृंखला, ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जो सबसे लंबी है, यानी कार्बन की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो लंबी कार्बन श्रृंखला, जैसे आपको एक उदाहरण द्वारा बताता हूं, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 ये है। इसमें कार्बन 6 कार्बन है, यहां से चला एक ये श्रृंखला है। कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन श्रृंखला। अब एक ये है, एक 2 3 4 4 कार्बन श्रृंखला। एक यहां से लेंगे, 1 2 3 4, ये 4, 2 तो है 4 कार्बन की श्रृंखला और एक है 5 कार्बन श्रृंखला। तो हम क्या करेंगे? लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे, यानी 5 कार्बन वाली श्रृंखला लेंगे। कौन सी? 5 कार्बन वाली। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी जो सबसे अधिक होगी, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी वह मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। मुख्य कार्बन श्रृंखला ये पूरे तरीके से नहीं हुआ, इसकी कुछ और भी होती है मुख्य कार्बन श्रृंखला की विशेषता। अब जो लंबी कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त जो सुए जुड़े होते हैं, मतलब कार्बन श्रृंखला के बाहरी रूप से जुड़े हुए समूह, बाहरी रूप से जुड़े समूह क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी कहलाते हैं। जो कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहरी रूप से जुड़े हुए समूह ही प्रतिस्थापी कहलाते हैं। अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जुड़े समूह
प्रतिस्थापी कहलाते हैं। इस समूह में ये है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हुई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। लेकिन ये मुख्य कार्बन श्रृंखला के क्या है, भार, तो ये क्या है, प्रतिस्थापी। ये क्या है, प्रतिस्थापी। मान लो ये भी ऐसे हो, एक और समूह जुड़ा हो, तो ये भी होगा प्रतिस्थापी। यहां पर ये हाइड्रोजन ना होकर यहां पर एक ये समूह, तो ये भी प्रतिस्थापी होगा। अगर यहां पर ये 2 हाइड्रोजन है तो ये प्रतिस्थापी नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी, 6 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। तो ये जो भारी जुड़े होते हैं ये प्रतिस्थापी होते हैं। अब अगला नियम है हमारा क्या, एक तो लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है, हमें चयन करना है, और जो लंबी कार्बन श्रृंखला के भार जुड़े जो समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। अब आती है, कभी कभी क्या होता है संरचना सूत्र में 2 या 2 से अधिक ऐसी कार्बन श्रृंखला प्राप्त होती है। 2 या 2 से अधिक कार्बन श्रृंखलाओं में कार्बन की संख्या समान हो तो हम उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य मानेंगे। कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। कभी कभी क्या होता है, जो संरचना सूत्र होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक ऐसी कार्बन श्रृंखला प्राप्त होती है जिसमें कार्बन की संख्या समान है। कार्बन की संख्या तो श्रृंखला में कार्बन संख्या समान है, तो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला किसे मानेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी हुई, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला वो होगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। प्रतिस्थापी जितने ज्यादा होंगे उसे ही मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे। उदाहरण देता हूं एक आपको, जैसे स्पष्ट हो जाए। ये कोई सर्च उदाहरण CH3 ये उदाहरण। अब इस कार्बन श्रृंखला में हम 6 कार्बन, मुख्य श्रृंखला कितनी हुई, एक ये हो गई, कितने का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई, और एक हमारी ये हो गई, ये 2 हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये हो गई, 6 के ऊपर हो गई 6 की, 1 2 3 4 5 6 की ये हो गई। इसमें कितनी हो गई, 3 कार्बन श्रृंखला हो गई, ये भी 6 की, ये भी 6 कार्बन। अब हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 भी हो सकती है, ये नहीं है समान हो तब, लेकिन जब 2 मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी तो वो दोनों समान होगी प्रतिस्थापियों से। अब इसमें देखते हैं, यहां से करते नामकरण, 1 2 3 4 5 6 पहली कार्बन श्रृंखला है, उसमें प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी, ये है, एक प्रतिस्थापी ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा, कितने हो गए, 3। अब दूसरी कार्बन श्रृंखला ये है हमारी, तो इसमें प्रतिस्थापी 1 2, दूसरी कार्बन श्रृंखला में 2 प्रतिस्थापी, तीसरी कार्बन श्रृंखला लेते हैं यहां से 1 ये, तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3, इसमें कितने होंगे, 3, तो दूसरी और तीसरी 3 है, तो इस प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं मानेंगे क्योंकि कम प्रतिस्थापी। अब दोनों पहली और तीसरी को मुख्य कार्बन श्रृंखला मान सकते हैं। इसको देखते हैं, इसमें एक एथिल है, एक 2 एथिल, एक एथिल है, ये एथिल समूह हो गया, 2 मेथिल समूह हो गए, और इस कार्बन श्रृंखला में देखेंगे तो एक इसके स्थान पर ये हो गया,
तो ये दोनों समान है, इसलिए मुख्य कार्बन श्रृंखला इसे या 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर को मान सकते हैं, 2 को नहीं, क्योंकि 2 में प्रतिस्थापियों की संख्या इनकी तुलना में कम है। ये हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला। अर्थात कार्बन श्रृंखला जिनमें कार्बनों की संख्या समान हो, 2 या 2 से अधिक हो, ऐसी श्रृंखला तो मुख्य कार्बन श्रृंखला वह होगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी। यहां उदाहरण में श्रृंखला 1 और 3 मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं तीसरा नियम पढ़ते हैं। अब अगला नियम पढ़ते हैं। अब प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे। कैसे नाम लिखें? पहले क्या लिखेंगे? 3 नंबर ने पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे, फिर पूर्वलग्न लिखेंगे और फिर अनुलग्न लिखेंगे। पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे, फिर पूर्वलग्न लिखेंगे, फिर अनुलग्न। अनुलग्न तो एन हो गया इसमें जो बंध के आधार पर है, और पूर्वलग्न कार्बन की संख्या के आधार पर हो गया, 1 कार्बन 2। अब है प्रतिस्थापियों का नाम। प्रतिस्थापियों का नाम बताएंगे आगे कैसे, लेकिन इन प्रतिस्थापियों में प्रतिस्थापी कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जब 2 से प्रतिस्थापियों की संख्या 2 से ज्यादा हो तो उनका नामकरण किस प्रकार लिखते हैं? वो है इंग्लिश वर्णमाला के क्रम के अनुसार, इंग्लिश वर्ण के अनुसार, इंग्लिश के वर्णक्रम के अनुसार लिखते हैं। अगर 2 प्रतिस्थापी है मान लेते हैं, मतलब कि 3 प्रतिस्थापी है, एक का नाम ए से शुरू हो रहा है, एक का अम से शुरू हो रहा है, एक का ए से शुरू हो रहा है, तो पहले ए वाला लिखेंगे, फिर ई वाला लिखेंगे 1 नंबर पर, फिर ई वाला लिखेंगे, फिर अम वाला लिखेंगे। चाहे इनका अंकन किसी पर हो, ये चाहे 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा हो, ये चाहे 4 नंबर कार्बन पर जुड़ा हो, ये 2 पर जुड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अल्फाबेटिक उसका नाम लिखेंगे, उसका अल्फाबेटिक पहला अक्षर देखेंगे। अगर पहले आ रहा है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, बाद में आ रहा है तो बाद में लिखेंगे। जैसे ये है मेथिल नाम हो गया पहले, दूसरा हो गया हमारा जैसे एथिल, तीसरा हो गया प्रोपिल। ये 3 नाम दे दिए, 3 प्रतिस्थापी है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? ये नाम एथिल लिखेंगे। फिर अम आता है, पी आता है, अम आता है पहले, तो 2 नंबर ये लिखेंगे। 3 नंबर पर पी आता है तो 3 नंबर पर ये लिखेंगे। हैं, चाहे ये किसी भी कार्बन से जुड़ा, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अल्फाबेटिक अक्षर देखा जाएगा पहले, समझे? अल्फाबेटिक के आधार पर हम लिखेंगे, यानी इंग्लिश वर्णमाला क्रम के अनुसार। इसलिए आपको नाम इंग्लिश वर्णमाला के रूप में भी लिखना पड़ेगा। अब अगला नियम हमारा है 4 नंबर। प्रतिस्थापियों का नाम, कौन से प्रतिस्थापी आ जाए कोई भी, उसका क्या नाम होगा? पहले तो हमारा प्रतिस्थापी आ जाए, कुछ प्रतिस्थापियों के नाम। 4 नंबर, कुछ प्रतिस्थापियों के नाम। प्रतिस्थापियों के नाम लिखने। 1 नंबर जैसे ये हो गया CH3, ये कैसे बना? जैसे ये मेथिल है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, तो ये CH3, एक संयोजकता खाली रह गई तो उसके लिए एक संयोजकता का चिन्ह लगा दिया। मतलब कार्बन 4 होगी, 3 हाइड्रोजन द्वारा पूरी होगी, एक संयोजकता खाली है जो किसी अन्य समूह के साथ जुड़ा है, तो इसको कहते हैं मेथिल। क्योंकि CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन। लेकिन एक हाइड्रोजन निकलने से इल आ जाएगा, इल अनुलग्न लग जाएगा, एन हट जाएगा और इल लग जाएगा, तो क्या हुआ? मेथ प्लस इल, क्या हो जाएगा? मेथिल। अब 2 नंबर पर आ गया, मेथिल हो गया। मेथिल कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? मेथिल, वायल लगाया, मेथ प्लस इल, मेथिल। अब 2 नंबर पर हमारा CH2 CH3, ये एथ है हमारा, एथिल,
इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बन जाएगा। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है ही, इसमें कार्बन की संख्या एक साथ लिख दी और इसमें अलग, इसमें संरचना के रूप में लिख दिया द्विबंध। तो इसे कहते हैं एथिल। दो कार्बन है तो एथ, और इल इसका समूह हो जाएगा वाई-एल, एथिल। अब 3 नंबर पर है हमारा, क्या है 3 नंबर कार्बन पर, 3 नंबर कार्बन वाला CH2 CH2 CH3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो इसे प्रोपेन कहते हैं अगर एक हाइड्रोजन और जुड़ा हो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, पेयर ऑफ प्रोप, और एक संयोजकता खाली है तो इसकी आ जाएगी इल, प्रोपिल, यानी प्रोपिल। अब इसकी संरचना ऐसी है तो इसका नाम प्रोपिल हो गया। अगर इसकी संरचना कुछ ऐसी हो, 3 कार्बन वाली संरचना ऐसी हो, एक कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह जुड़े हो, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसी संरचना हमने पढ़ी थी, इसे नाम दिया था आइसो। ऐसी संरचना होगी आइसो। तो आइसो क्या नाम हो गया, प्रोपिल। 3 कार्बन आइसोप्रोपिल, क्या आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल हो। अब 4 नंबर पढ़ लिया आइसोप्रोपिल। अब 4 कार्बन वाला होगा हमारा, 4 कार्बन वाला, तो इसे कहते हैं ब्यूटिल। 5 वाला पेंटिल। अगर आइसो की संरचना में तो आइसो, और ट्रिपल तृतीय के रूप में होगा तो इसे वो क्या नियो नाम लगा देंगे। जैसे इसकी संरचना ऐसी हो, CH3 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 CH3, तो ये नियो ब्यूटिल हो जाएगा। अगर ये ऐसी हो, 3 एक से जुड़ा हो इसके साथ, ऐसी हो तो ये हो जाएगा आइसो, आइसोब्यूटीन। तो ये कुछ नाम हो गए, कुछ अन्य समूह के नाम देखने हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन के हो गए। अब कुछ अन्य है जैसे कि FCBRINO, ये फ्लोरीन होता है, लेकिन इसको क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी नाम होगा फ्लोरो, FLORO, फ्लोरो। अब Cl क्या है, क्लोरीन, इसको लिखेंगे क्लोरो, यानी क्लोरो। अब B है ब्रोमो, ब्रोमीन है, इसको लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। अब I है आयोडीन, तो इसे लिखेंगे आयोडो, इसकी एक एक संयोजकता शेष है, आयोडो, IDO, आयोडो। अब अगला नाम है हमारा नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो। अब नाइट्रो हो गए, ये प्रतिस्थापियों के नाम हो गए कुछ। अब अगर 5 नंबर क्या नियम है, 5 नंबर नियम क्या है, 5 नंबर नियम यह है कि 5 नंबर नियम यह है कि कभी कभी एक समान प्रतिस्थापी 2 या 2 से ज्यादा आ जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आ जाते हैं। मतलब कभी मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 मेथिल आ गए, हमारे 2 प्रतिस्थापी मेथिल समान आ गए, तो इनके लिए एक नामकरण के लिए इनके आगे एक नाम लिखा जाता है, जिससे इनकी संख्या का बोध होता है। जैसे 2 मेथिल हो एक समान, तो 2 को मेथिल मेथिल नहीं लिखेंगे, इनको मेथिल से लिखेंगे, संख्या आगे लिख देंगे, 2 मेथिल है, 3 मेथिल है। जैसे एक हो तो हम उसके लिए सामान्यतः मोनो लिखते हैं, जो एक प्रतिस्थापी के लिए मोनो लिखते हैं, लेकिन जो सामान्यतः नहीं लिखा जाता। 2 पर होता है डाई, डाई। अब 3 नंबर है, 3 एक समान प्रतिस्थापी हो तो ट्राई, ट्राई। 4 हो तो टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा। 5 हो पेंटा, 5 एक समान प्रतिस्थापी समूह हो तो उनके आगे पेंटा लिखेंगे, पेंटा। अब 6 कार्बन
6 एक समान प्रतिस्थापी हो तो उसे लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा। 7 हो तो एप्टा एक समान, एप्टा। 8 हो तो ओक्टा। 9 हो तो नोना, NONA, नोना। 10 हो तो डेका। मतलब एक के लिए मोनो, 2 के लिए 2 समान प्रतिस्थापी हो तो डाई, 3 समान प्रतिस्थापी हो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 हो तो ओक्टा, 9 हो तो नोना, 10 हो तो डेका। ये लिखे जाते हैं। अब अगला नियम है हमारा, इनका प्रतिस्थापियों का अंकन किया जाता है। इसके बाद ये 2 ही नियम रहे हैं हमारे, छोटे छोटे अंकन करना और आयतन का चिन्ह। अब भाई ये नियम है हमारा, अंकन करना, प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक दिए जाने चाहिए। मतलब अंक करते हैं, प्रतिस्थापियों का क्या करते हैं, अंकन करते हैं कि प्रतिस्थापी की मुख्य कार्बन श्रृंखला को एक साइड से 1, 2, 3 करते हैं। जिस कार्बन से जुड़ा, जो प्रतिस्थापी जुड़ा होता है उसे कहते हैं उसका अंक। अंकन हो गया उसका। 2 नंबर पर जुड़ा है तो 2 उसका अंकन हो गया है। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं, मतलब प्रतिस्थापियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक दिया जाता है। मतलब एक कार्बन श्रृंखला इधर से शुरू हो रही है हमारी, एक इधर से शुरू हो रही है, 2 नंबर पर एक प्रतिस्थापी है, 2 पर इधर से भी 2 प्रतिस्थापी। लेकिन अब कौन सा प्रतिस्थापी मुख्य माना जाएगा, किसका नामकरण यहां से शुरू करें या यहां से, तो इसका नामकरण अगर इसका देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में नाम, जैसे इसका मान लें अंग्रेजी में अम से शुरू होता है, का ई से, तो हम पहले ई वाला नामकरण लिखेंगे तो नामकरण इस यहां से अंकन होगा। अब अंतिम नियम है आयतन। आयफन एक चिन्ह होता है, ये नामकरण जो संख्या नाम लिख हाइफन का चिन्ह लगाया जाता है। हाइफन नाम लिखते समय हाइफन का चिन्ह लगाया जाता है। हाइफन का चिन्ह किस किस के मध्य लगाया जाता है ये देखेंगे। एक कोमा भी लगाया जाता है, कोमा। ये तो है संख्या और नाम के मध्य, संख्या और नाम के मध्य, ये संख्याओं के मध्य। मतलब एक नाम लिखिए जैसे 2 मेथिल ऐसे लिखेंगे, ये हो गया, ये हाइफन का चिन्ह। अब 2 डाई मेथिल, टू डाई मेथिल, यहां पर हाइफन, यहां पर कोमा आ गया। संख्याओं के बीच में कोमा और संख्या और अंक के बीच में हाइफन लगता है, अर्थात अंकों के मध्य कोमा, अंक और नाम के मध्य हाइफन लगाया जाता है। अब अगले पार्ट में हम एल्केन के संरचना सूत्र से नामकरण कैसे किए जाते हैं और नामकरण से संरचना सूत्र कैसे बनाए जाते हैं ये पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।